यंग एज में जेनेटिक्स की वजह से जिसको फैमिली से खराब जीन मिल चुका है, वो अक्सर यंग एज में वो कैंसर देखने को मिलता है। और महत्वपूर्ण बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो बहुत डेंजर और एग्रेसिव होता है। उसका जो प्रोग्रेशन होता है, जो बहुत जल्दी ही वो खराब हो जाता है, स्टेज 4 में चला जाता है। ओके। कैसे शुरू होता है, क्योंकि हर बीमारी शुरुआत कुछ होती है, जैसे कि कई प्रकार की बीमारी, जैसे कि HIV की अगर हम बात करें तो एक 4 या 5 प्रकार से वो शुरू होती है। तो किस प्रकार से हम जाने कि हाँ ये कैंसर है, इसकी शुरुआत ऐसी है, कैसे हम जान सकते हैं कि ये शुरुआत है इसकी? देखिए, कैंसर जो है, कैंसर शुरू होने से पहले एक स्टेज होता है, प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। कैंसर से जस्ट पहले वाला स्टेज। अगर इस स्टेज में हम कैंसर को जांच लें या पकड़ लें तो कैंसर का पूर्ण क्योर संभव है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इसे पहले पकड़ा जा सकता है। ओके। सिम्टम्स, क्योंकि एक बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जैसे कि अब जैसे इस वक्त कोरोना प्रेवलेंट है तो हम जानते हैं कि कई प्रकार के सिम्टम्स उसमें देखने को मिला था। तो किस प्रकार हम जाने कि क्या सिम्टम्स हैं, पर्टिकुलरली कैंसर अगर होता है सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कैंसर जो है शरीर के जिस भाग को ग्रस्त करता है उसके हिसाब से सिम्टम्स होता है। वो स्पेसिफिक सिम्टम्स हम कहते हैं। उसके अलावा जनरल सिम्टम्स, कोई भी कैंसर में कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे वजन का घटते रहना बिना कारण के, आपका नॉर्मल डाइट है लेकिन बिना कारण के अनएक्सप्लेन रीजन से वजन घटते रह जाता है, एक कारण। खाने का मन नहीं करता है, एपेटाइट जो है कम हो जाता है। देखिए, कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको लगे कि आपका भी एपेटाइट कम हो रहा है। देखिए, ये सबको नहीं होता है। सारे सिम्टम्स जो है कैंसर का, जो वेग सिम्टम्स होता है, मे भी कोई बीमारी हो सकता है, जैसे कि आपको बहुत वीकनेस महसूस हो रहा है, आपको वो किसी भी कारण से हो सकता है ना, लेकिन वो कैंसर का भी कारण हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जांच कराने में कोई हर्ज नहीं। भले ही आपको कैंसर ना हो, 1000 में देखेंगे तो शायद एक इंसान को भी शायद कैंसर ना हो, लेकिन चूंकि कैंसर कई बार अक्सर बहुत लेट स्टेज में मालूम होता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा जागरूक होकर अगर अपने डॉक्टर की सलाह लें तो कई हद तक हम बहुत जल्दी उसको पकड़ में लेके आ सकते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि जो पेट का जो भाग होता है तो बहुत गंभीर दर्द होता है, रात के टाइम पे नींद नहीं आ पाता है, काम करते हैं तो भी उनको दर्द देता है, तो चेकअप करते हैं तो मे बी अगर वो कैंसर होता है, तो अगर हम स्टमक कैंसर की बात करें, क्योंकि ये भी हम एक गंभीर समझते हैं, स्टमक कैंसर होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, किस प्रकार इसका हम इलाज कर सकते हैं सर? देखिए, स्टमक कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है। इन सारे कैंसर्स में मैं मानूंगा कि स्टमक कैंसर बहुत ही खराब कैंसर है। जी जी। क्योंकि कैंसर जो है हमारे शरीर में कोई गांठ की तरह फील हो सकता है, स्किन के ऊपर हो सकता है, गले में हो सकता है, महिलाओं में छाती में हो सकता है, बाहों के नीचे हो सकता है, लेकिन स्टमक कैंसर हमारे अंदर है। तो ये जब स्टार्ट होगा तो हमें जानना जरूरी नहीं है, ये बहुत स्लोली ग्रो करेगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इट्स अ साइलेंट कैंसर, बहुत स्लोली बढ़ता है। और कभी कभी इसका सिर्फ एक ही सिम्टम होता है, वीकनेस, थकान लगता है। और कई बार जो है भूख नहीं लगना, थोड़ा सा खाएंगे तो पेट भर जाता है, थोड़ा खाएंगे ऐसा लगता है पूरा पेट भर गया। कभी कभी हम जो शौच करते हैं, हमारा जो मोशन होता है उसमें खून का जाना, काला रंग का शौच जाना, ये भी गंभीर है। कभी कभी खून का उल्टी होना या खांसी जो बिल्कुल कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, आपको महीने से खांसी है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो और या फिर खांसी नहीं, आपका खून मिक्स होकर जाना, नाक से खून निकलना, तो शरीर के किसी भी एरिया से जो ब्लड का निकलना बहुत ही एबनॉर्मल, हम अलार्मिंग साइंस कहते हैं, जो आपको बहुत जल्दी अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि स्टमक कैंसर है, वैसे ही महिलाओं में यदि हम देखें बहुत गंभीर है ये ब्रेस्ट कैंसर। जी। कई सारी महिलाओं में हम देखते हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा एक रीज़न बनता है महिलाओं के निधन के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, किस प्रकार एक महिला अपने आप को इस कैंसर से बचा सकती है, क्या ये उनके बच्चों को भी प्रभाव कर सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर। दुनिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं में कैंसर मौत का कारण ब्रेस्ट कैंसर है। हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में मृत्यु होती है जो कैंसर से, वो है ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनके छाती में जो कैंसर है,
कई बार लेट स्टेज में आके वो हमको बताते हैं। कई बार उनको पता होता है कि कुछ तो है, कुछ गांठ तो महसूस हो रही है, पर वो अक्सर डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एक ऐसा चीज़ है जो महिलाएं खुद अपने आप को जांच कर सकते हैं। हर महिला को 20 उम्र के बाद अपना छाती को खुद जांच करके देखनी चाहिए। ये कैसे करें? हमारे जो महिलाएं हैं, अपने जो पीरियड्स होता है महीने के बाद वाले समय, महीने के बाद अपने आप को शीशे के सामने अपने आप को देखें। दोनों तरफ की स्तन को है देखना है, दोनों को कंपेयर करना है। एक ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा तो नहीं। छाती का अंदर जो निप्पल जो है अंदर की तरफ खींच जाना, वो एक बहुत डेंजरस साइन होता है। स्किन के ऊपर कभी लाल बन जाना, ऑरेंज के छिलके की तरह कलर बन जाना, जो हम पीओडी ऑरेंज कहते हैं, वो अपीयरेंस हो जाना। छाती में कोई गांठ के महसूस होना, सभी एरियाज को उनको खुद चेक करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। हाथों से अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो नॉर्मल ब्रेस्ट में भी, नॉर्मल छाती में भी लगेगा कि एक गांठ है। अपने हाथों को 3 फिंगर को ऐसे रख के फ्लैट होके आपको महसूस करना चाहिए और बाहों के नीचे भी महसूस करना चाहिए। अगर मिलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। ओके जैसे आपने समझा, ये हम समझते हैं कि बहुत गंभीर है और कई बार हम ये समझ सकते हैं कि लोग इस चीज़ को जानते नहीं है या फिर अवेयर नहीं है। तो मतलब जैसे एज ए डॉक्टर कई सारे पेशेंट आपके पास आते हैं, स्पेशली महिलाएं, तो कितनों में हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये उनमें पाई जाती है? देखिए, हमारे ओपीडी में कई लोग आते हैं, कई बार आते हैं, कई महीनों के बाद आते हैं। मैं पूछता हूं कि आपको ये पहले कब मालूम चला? तो बोलते सर मुझे 6 महीना पहले मालूम हो गया। कभी कोई बोलता है 1 साल पहले मालूम हो गया। तो मैं पूछता हूं कि आपने कभी दिखाया क्यों नहीं? तो उनका एक सवाल है, उनका एक जवाब है कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दर्द नहीं होता है तो हमें ज्यादा गंभीरता से देखनी चाहिए, क्योंकि कैंसर में अक्सर बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इट इज वेरी टिपिकल कि कैंसर में पेन नहीं होता है। वी कॉल इट पेनलेस लंप। ऐसे लंप में हम ज्यादा गंभीरता से देखते हैं एंड वी आर वेरी वरीड। पेन होता है तो वो इन्फेक्शन से हो सकता है, छाती में एब्सेस होने से, पीप जमने से हो सकता है। तो ये पेन है, हम समझ सकते हैं इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जब पेन नहीं होता है तो हम ज्यादा केयरफुल होते हैं, उसकी जांच करते हैं। ओके जैसे आपने कहा कि दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता, मतलब ये शांत है। तो क्या इसको अगर हम एक और सवाल के साथ जोड़े कि इज देयर एनी काइंड ऑफ, क्या ऐसा कोई है जिसको हम कह सकते हैं कि साइलेंट किलर कैंसर, कि हाँ ये हमें पता ही नहीं चला और एक व्यक्ति को हो गया और गंभीर हुआ और व्यक्ति का निधन भी हो जाए, ऐसा कोई कैंसर है सर? यस, देखिए ऐसे तो कई कैंसर जो साइलेंट किलर हो सकता है, लेकिन अगर आपने जो सवाल किया है, टिपिकली अगर मैं बताऊं तो महिलाओं में जो ओवेरियन कैंसर है उसको आप एक साइलेंट कैंसर के रूप में जान सकते हैं। क्योंकि ओवेरियन कैंसर जब बढ़ता है आपको कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कभी कभी कोई दर्द नहीं होता है, आपको खाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, कई बार आपको भूख भी बराबर लगता है, कभी आपको शौच करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। तो अक्सर ये स्लो ग्रोइंग होकर इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा पेट फूलने लगता है। कभी कभी ये बाकी हिस्सों में, हमारे लिवर में, हमारे लंग्स में फैल जाता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होता है। ऐसे स्टेज में जाके हम जो लास्ट स्टेज में मालूम करते हैं। इसलिए मैं ओवेरियन कैंसर को एक साइलेंट कैंसर के तौर पे देख सकता हूँ। इसके अलावा कई बार जो है गले में कोई कैंसर, थायराइड कैंसर जो होता है, थायराइड कैंसर देखिए स्वेलिंग होगा, किसी और को दिख जाएगा। आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कहेगा देखिए आपके गले में क्या है। तो इस तरह से वो दिख जाता है, लेकिन ये एक ऐसा कैंसर जो पेट के अंदर होता है और कुछ मालूम नहीं होता है। और चूंकि मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर हमारे देश में और दुनिया में बहुत ज़्यादा महिलाओं में मृत्यु का कारण है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा लाइव कार्यक्रम है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कैंसर के विषय में, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में, और बहुत ही विस्तार रूप से सर हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार का कैंसर होता है, कैसे होता है, किस प्रकार हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं, किस प्रकार कैंसर हम तक ना पहुँचे, इससे अपने आप को रोक सकते हैं। तो यदि ये सवाल जो है यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर हो। तो यदि ये जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो हम किसी और की मदद कर सकते हैं। तो मदद करना जो है वो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो कोई सवाल हो तो कृपया हमें कॉल करें। अगला सवाल ये रहेगा सर कि जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक्स,
कई सारी बीमारियां होती है जो जेनेटिक्स होती हैं, डायबिटिक्स हो गए या फिर हार्ट की कुछ डिजीज होती है जो जेनेटिक्स होती है, तो क्या कैंसर भी जेनेटिक्स होती है? क्या कितना प्रेवलेंट होता है जेनेटिक्स के रूप में अगर हम कैंसर की बात करें? देखिए, जेनेटिक्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण नहीं होता है। Okay. अक्सर जो है अगर आप परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज जेनेटिक्स से आता है कैंसर। ओके। मतलब फैमिलियल हो गया, वो फैमिली को भी हो गया। मैक्सिमम जो कैंसर जो होता है बहुत सारे प्रिवेंटेबल कॉजेस होते हैं, जो चीज़ हम बच सकते हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल, हमारी जो जीवनचर्या है उसको बदल के हम उससे बच सकते हैं। और कई बार जो है लोग अपना लाइफस्टाइल की वजह से जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि ओबेसिटी से कैंसर बहुत गहरा ताल्लुक है। ओबेसिटी से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ओवर ईटिंग, जो हम ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, बाहर से खाते हैं, स्मोक्ड फूड्स जो हम खाते हैं, स्मोक्ड फूड्स, ये सब जो है हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओवर ईटिंग खाने से आप सोचेंगे कैसे कैंसर होता है? जब हमारा बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो डाइजेशन के लिए ज़्यादा सेल्स बनते हैं, ज़्यादा सेल्स का टर्नओवर होता है, ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, तो एबनॉर्मल सेल्स बनने के भी चांसेस ज़्यादा होती हैं। स्मोक्ड फूड्स जो मैंने कहा आपको, जो हम जंक फूड जो ज़्यादा खाते हैं, ये पेट में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं। इन्फ्लेमेशन माने जो सेल्स है वो सूज जाता है, तो हम उसको कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में हम उसको डिस्प्लासिया कहते हैं। तो ये कैंसर का एक पहला स्टेज है। ये कैंसर हुआ भी नहीं है और हम कंटिन्यू ये डाइट करते रहें तो ये डिस्प्लासिया धीरे धीरे जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो कई हद तक जो है हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। किस प्रकार हम ये जाने कि हाँ ये व्यक्ति है, इसको कैंसर हो सकता है? कैसे प्रिडिक्ट करें? क्योंकि कई बार कोई पेशेंट आता है, उनको कुछ और दर्द होता है, तो मे भी हम ये जान सकते हैं कि हाँ इसका जो अगला स्टेज हो सकता है उस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। सो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट? कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, इसको कैंसर हो सकता है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे प्रेडिक्ट करें किसको कैंसर हो सकता है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन देयर आर सम स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे कि जिसके फैमिली में कैंसर हो, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहते हैं, जैसे आपका मामा का बेटा हो गया, या आपका जो मदर सिस्टर का हो गया, या फिर खुद बहन को हो गया, या मदर को हो गया, तो ये हम सब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहते हैं। इन लोगों में जो है जेनेटिक्स की वजह से एक ही कैंसर नहीं, उसके अलावा दूसरा कैंसर भी हो सकता है। जैसे कि किसी को अगर कोलन कैंसर, जो इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया, उसी फैमिली के दूसरे मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि एक जेनेटिक के सेल्स के खराब होने से वो एक नहीं कई तरह के कैंसर को पैदा कर सकता है। तो इसलिए ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप्स जिसको अपना फैमिली में अगर एक ऐसा कैंसर हो तो उसको पहले जाकर अपना जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर पूछेगा कि आपका फैमिली में मेंबर को क्या कैंसर था, तो इस तरह से वो डॉक्टर प्रेडिक्ट करेगा कि इस इंसान को वो कैंसर भी हो सकता है या ये कैंसर भी हो सकता है, इसको एंडोस्कोपी कराना होगा या इसको एक्सरे कराना होगा। तो इस तरह से आपका डॉक्टर आपको काफी मदद करेगा टू प्रेडिक्ट कि आप कैंसर डेवलप कर सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा प्रेडिक्ट कैसा है कि जो पान खाते हैं, बहुत यंग एज में शुरू करते हैं, उनको बहुत रिस्क है, क्योंकि यंग एज में शुरू करेंगे तो 10-15 साल के बाद तो उसको कैंसर बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी शुरू कर दिया। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कैंसर का, जो हमारे कंट्री में और हमारे आइलैंड्स में भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। आपको मैं बताऊं, अल्कोहल से आपको माउथ कैंसर हो सकता है, आपको लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा, उसका कैंसर हो सकता है, फूड पाइप का कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, कोलन कैंसर। तो इस प्रकार सबसे बड़ी कैंसर जो है अल्कोहल से रिलेटेड है। दूसरी बात है स्मोकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, अगेन फूड पाइप का कैंसर होता है, लिवर का कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज जो बहुत ही साइलेंट कैंसर है और उसका इलाज लगभग लेट स्टेज में कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हमारे जो लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करें तो कई हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं एज अ लेमैन लैंग्वेज लाइक, तो हम बोलते हैं कि हाँ फलाना व्यक्ति था, इनको जो था कैंसर का 4था स्टेज था या फिर 3रा स्टेज था, 4थे स्टेज में गया और उनका जो है निधन हो गया, हम नहीं पहचाने कि क्या है। तो किस प्रकार के स्टेजेस होते हैं, कि क्या ये मतलब जानना चाहेंगे कि जो स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार हम स्टेजेस को जान सकते हैं? सर देखिए, दुनिया भर में सभी देशों में कैंसर के ब्रॉडली 4 स्टेज होता है, 1, 2, 3 और 4।
ओके। मैं उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर से आपको समझाना चाहता हूँ। स्टेज 1 जो है, जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, जो छाती में है, लेकिन वो और कहीं फैला नहीं है, हाथ के बाहों के नीचे फैला नहीं है, तो उसको हम लोग स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 छाती में है और छाती से जो है हाथों के नीचे, बाहों के नीचे तक फैल जाता है, तो हम उसको स्टेज 2 कहते हैं। कभी कभी छाती का कैंसर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें लगता है कि ये शरीर के बाकी हिस्से तक फैल सकता है, पर फैला नहीं है, तो उसको हम स्टेज 3 कहते हैं। और जब शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता है, जैसे कि गले में फैल जाता है, जैसे पेट में फैल जाता है, हड्डियों में फैल जाता है, हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, ये सब हम स्टेज 4 कहते हैं, जो स्टेज 4 सबसे लास्ट स्टेज होता है कैंसर का। तो ये सब है कैंसर के स्टेजेस। ओके। यदि हम यहाँ की अगर बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें, तो किस प्रकार के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये जो पेशेंट है ये 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में, मतलब किस प्रकार हम समझा पाते हैं कि हाँ ये जो है इन्हें थोड़ा से पहले आना चाहिए था? तो किस प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं सर देखने को? देखिए, हमारे पास सर्जिकल ओपीडी में जो है थायराइड कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, पेट का स्टोमक कैंसर आते हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर आता है। गॉल ब्लैडर जो पत्थर होने से भी, कई दिन पत्थर रखने से, बहुत सालों में अगर बिना ट्रीटमेंट का रहे तो कैंसर हो जाता है। स्टोमक कैंसर होता है, खाना पचता नहीं है, खाने से जल्दी पेट भर जाता है, ये सिम्टम लेकर आते हैं। कोलोन कैंसर होता है, और अक्सर महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर लेकर आते हैं, तो ऐसे सारे सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। माउथ कैंसर जो आता है, तो ये सारे कैंसर हमारे यहाँ पे लोग आते हैं। मुझे लगता है कि अंडमान में कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है, माउथ कैंसर ज़्यादा है, तो ये सब इसलिए हम ये टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके। मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है, उसने डिटेक्ट किया, उन्हें पता चला कि ट्रीटमेंट के मतलब डायग्नोस के बाद उन्हें पता चला कि कैंसर उनको हुआ है। अब वो व्यक्ति करे क्या? मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति को जो है 2nd स्टेज ऑफ कैंसर में, अब वो व्यक्ति करे तो करे क्या? क्या वो ट्रीटमेंट लेते रहे या फिर क्या, किस प्रकार से अपने आप को वो हैंडल करे सर? देखिए, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो बहुत जल्द से जल्द उसका इलाज का शुरू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर को अगर वक्त रहते हम उसका इलाज करेंगे तो उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जब कैंसर मालूम हो चुका है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने नियर बाय डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई डॉक्टर जो आपसे बहुत आप जानते हैं, फैमिली डॉक्टर जो कहते हैं, अगर है तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। अक्सर जो है कैंसर बीमारी के में हमें उसको स्टेज को पता करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा स्टेज 2, ये हम जब पेशेंट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो हम कहते हैं स्टेज 2, लेकिन कई बार स्कैनिंग करने के बाद उसका स्टेज बदल जाता है। तो इसलिए उसका कंप्लीट टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। फर्दर हम इमेजिंग करते हैं, जो हम अल्ट्रासाउंड होता है, जो CT स्कैन होता है, और इससे हमको और इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक्चुअली स्टेज 2 है या उससे ज़्यादा है। तो स्टेज का कंफर्म करना ज़रूरी होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। जैसे आपने कहा कि डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट होता है, तो स्क्रीनिंग के कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, ये करने से पता चलता है। तो कितने तरह के होते हैं, या फिर सबसे प्रमुख स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या होते हैं सर? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, उसको कहते हैं मैमोग्राम। ये इसके मतलब है सिंपल एक्सरे, स्तन का या ब्रेस्ट का एक्सरे को मैमोग्राम कहते हैं। ये बहुत लो डोज रेडिएशन होता है, तो इससे आपको एक्सरे लेने से, मैमोग्राम लेने से आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैमोग्राम कब किया जाए, आपका सवाल होगा। हर महिला 35 उम्र के बाद हर महिला को एक बार तो मैमोग्राम 40 साल के अंदर तो कराना चाहिए। 35 से 40 के अंदर एक बार तो तकरीबन कराना ही चाहिए। और 40 उम्र के बाद हर साल एक बार कराना चाहिए। कई लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है कि मैमोग्राम होता क्या है, इससे क्या होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 35 to 40 उम्र में हर लेडी को एक बार मैमोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, और 40 उम्र के बाद एटलीस्ट एक साल में एक बार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैमोग्राम जो है अक्सर ऐसे लीशन यानी कि जो प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटी को पकड़ देता है, जो कैंसर से पहले का स्टेज होता है। तो उस स्टेज में अगर उसको निकाल दिया जाए तो 100% कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं,
सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैमोग्राम। जी जी। दूसरी बात है जो सर्विकल कैंसर, महिलाओं में जो सर्विकल कैंसर होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसको कहते हैं पैप स्मीयर। छोटा सा टेस्ट है, ऑफिस प्रोसीजर है, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, एक छोटा सा पाइप से लिया और वही वक्त आप घर जा सकते हैं, पेन भी नहीं होता है और इसमें सर्विकल कैंसर को बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है। सो ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और ये बहुत इफेक्टिव हैं। ओके तो क्या जो हमारे जी पंत हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट अगर आते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो यहाँ पे वो कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैमोग्राम जीवन में अवेलेबल है, हो भी रहा है और पैप स्मीयर जो हमारे गायनेक डिपार्टमेंट में वो भी हो रहा है, तो दोनों ही हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, इस ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तो सर ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपने कहा कि अंडमान में, यदि हम भारत की बात करें तो अगली, बट अंडमान में अगर हम बात करें तो कई सारे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही प्रेवलेंट है। तो क्या रिस्क फैक्टर्स होता है, क्योंकि हम जानना चाहिए किस प्रकार ट्रीटमेंट करें, रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत गंभीर है और कई सारे महिलाओं में पाई जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि जितनी महिलाएं इस वक्त हमें देख रही हैं या उनके परिवार के जो सदस्य देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि कितना गंभीर हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं सर? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है हार्मोन से प्रभावित होता है। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है महिलाओं में, उसके बढ़ जाने से ब्रेस्ट में कई चेंजेस शुरू हो जाता है। ये एस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है, पुरुष में भी होता है, महिलाओं में भी, दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में ये हार्मोन ज़्यादा होता है। तो एस्ट्रोजन से ज़्यादा होने पर ही ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है। तो जो कंडीशन में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जैसे कि बच्चों का लेट से हो जाना, लेट जो बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शादियाँ लेट होती हैं, बच्चे जो हैं फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो बोलते हैं वो लेट हो जाता है। इससे एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में हमेशा बढ़े रहता है। जब प्रेगनेंसी होता है तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, अलग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन को ये हम लोग कंप्लीटली एक ब्रेक नहीं मिलता है अगर चाइल्ड बर्थ ना हो, यानी कि प्रेग्नेंट ना हो। तो एक इम्पॉर्टेंट कारण है डिलेड फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, यानी कि लेट से पहला बच्चा होना। दूसरी बात, किसी किसी को बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और स्तनपान ना करना, ब्रेस्ट का यूज है, आई मीन ब्रेस्ट फीडिंग एक उसका जो मेन कारण जो फंक्शन होता है, अगर ब्रेस्ट का वो फंक्शन नहीं हुआ, ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाया, स्तनपान नहीं हो पाया, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण बढ़ सकता है। दूसरी बात, आज वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप में देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल कैंसर के रूप में आगे उभर कर आया है। जो वेस्टर्नाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मैं कहना चाहता हूँ कि ओबेसिटी, ओबेसिटी एक जो मोटापा जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिसको हम कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम कहते हैं। ओबेसिटी से आपको कैंसर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कई कैंसर, यूट्राइन कैंसर हो सकता है। तो ओबेसिटी जो मोटापा जो है, जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। इवन यंग बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चों में, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली में सब है, 20 to 30% बच्चे ओबीस हैं। तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो ओबेसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो उभर कर आया है। तो कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर में इसका बहुत रोल है। दूसरा चीज़ है, जैसे मैंने कहा, अर्बनाइजेशन, अल्कोहल का सेवन करना, महिलाओं में अल्कोहल का सेवन करना भी ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ है। दूसरा बात है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCPs, कुछ एस्ट्रोजन होने वाला जो पिल्स होता है उससे हो सकता है। कुछ महिलाएं जो है 50 उम्र के बाद जब उनका हार्मोन्स कम हो जाता है, तो हार्मोन बूस्टअप करने के लिए जो हार्मोन रिप्लेस करते हैं, जो हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री जो होती है,
उससे हमको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जिसको फैमिली में हो वो ज़्यादा जाके चेक कराएं, 20 उम्र से ही जाके अपना चेक कराना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे अंडमान में 24 उम्र की महिला में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं कि 24 उम्र में कैसे हो सकता है। तो एज इज नॉट अ बैरियर, कोई भी एज में हो सकता है, इसलिए हमको अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट। जी, एक दर्शक हमसे जुड़े, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं मैकापुर से जयश्री बोल रही हूँ। जी जयश्री जी, सवाल पूछिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अभी आपने जो मैमोग्राम टेस्ट के बारे में बताया, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानना था। बोलिए। आपने जैसे कि बताया वो टेस्ट के पहले ही मतलब हम लोग को इंडिकेट हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं बॉडी में, है बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये जानना था सर, जीबी पंत हॉस्पिटल में तो हम अगर दूसरा कुछ नॉर्मल टेस्ट के लिए जाए तो उसमें ही हम लोग को काफी टाइम लग जाता। तो अगर ये टेस्ट अगर हम प्राइवेट में जाके करवाए तो क्या कॉस्ट पड़ेगा और कितने दिन के अंतराल में ये टेस्ट हमें कराना जरूरी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, अगर आप हमारे सर्जिकल ओपीडी में आएंगे तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर ये टेस्ट हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट से कराना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट लगभग 2000 से 3000 तक हो सकता है। तो आप ये टेस्ट आपको जीवन से भी आप बिल्कुल करा सकते हैं, ये अवेलेबल है। अगर आप कराना चाहते हैं तो हमारे ओपीडी में आकर मिलिएगा, आपको 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगा। जी जयशील जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगला सवाल रहेगा सर, पीसीओडी इन दी अदर इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कैंसर होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने कहा पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि जो महिलाओं में जो ओवरीज होती है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ओवरी में बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाते हैं दोनों साइड में, और ये बिल्कुल ओबेसिटी से रिलेटेड है, मोटापा से रिलेटेड है। जो महिलाएं यंग एज में सडनली उनका वेट बढ़ता है, ओबेसिटी होता है, उनमें अक्सर देखेंगे कि उनका जो ओवरी में बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाते हैं। इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब इससे क्या हो सकता है? देखिए, इससे एक तो हो सकता है कि महिलाओं का जो रेगुलर मंथली साइकिल्स होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। कई बार देखेंगे कि महिलाएं सोचेंगे कि इस महीने में ब्लीड नहीं हुआ या उस महीने में ब्लीड नहीं हुआ, क्यों हो रहा है? तब आप जांच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका स्कैनिंग में मालूम हो जाएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। दूसरी बात, इनफर्टिलिटी, बच्चों का ना होना एक इम्पॉर्टेंट कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। अब एक दर्शक हमसे जुड़े, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपका गुड इवनिंग। मेरा नाम दीपक, मैं कालीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। सर, ये प्रोस्टेट कैंसर का सुने हैं, उनको आपका डिटेल अभी तक नहीं मालूम सर, थोड़ा बता सकेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है, जो हमारे जो पेशाब का जो थैली बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसका नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है प्रोस्टेट, उसके अंदर से ही यूरिन जाता है। अक्सर जो है 50 उम्र के बाद ये प्रोस्टेट थोड़ा थोड़ा फूलने लग जाता है। हम इसको प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी यानी BPH के नाम से जानते हैं। तो प्रोस्टेट का बढ़ जाना बहुत ही कॉमन है, 50 उम्र के बाद अक्सर देखा जाता है। कभी कभी ये कैंसर का रूप धारण कर सकता है। जब ये कैंसर का रूप धारण करता है तो आपको यूरिन में जाने में तकलीफ होता है, यूरिन ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी जाता है। तो इसको कैसे हम पता करें, पहले ये आपका सवाल है। इसके लिए स्क्रीन ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, ये बहुत इजी है। खून के टेस्ट के माध्यम से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। इसको कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। ये टेस्ट जो है अंडमान में होता है, और ये टेस्ट करके अगर इसका जो वैल्यू है ज़्यादा होता है तो हम क्या है, प्रोस्टेट को स्कैन करते हैं या उससे बायोप्सी करते हैं। इस तरह से प्रोस्टेट कैंसर को बिल्कुल पकड़ा जा सकता है और उसका इलाज संभव है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे हम बात कर रहे थे PCOD के बारे में कि जो ओवरीज या उसके विषय में आप कह रहे थे सर। हाँ, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में उससे उनकी जो मंथली साइकिल्स है उसमें इरेगुलरिटी हो सकती है। दूसरी बात, उससे बच्चों का ना होना, इनफर्टिलिटी, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये कैंसर नहीं हो सकता। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से कैंसर नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से लोगों को काफ़ी डर होता है, एंग्जाइटी होता है कि ओवरी में सिस्ट हो गया, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि अगर महिलाएं अपना वज़न कम करें, वज़न घटाएं, आप
प्रॉपर एक्सरसाइज या व्यायाम करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, कंप्लीटली द ओवरी बिकम्स नॉर्मल। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ओबेसिटी को कम कीजिएगा, आपका ओवेरियन जो पीसीओडी वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ओके, यदि हम बात करें इस वक्त जो प्रिलेवेंट है वो है कोरोना और कैंसर, तो दोनों ही जो है सी से शुरू होते हैं और दोनों ही गंभीर एक बीमारी हम समझ सकते हैं। तो किस प्रकार एक व्यक्ति जिसको इस वक्त कैंसर है और यदि उस व्यक्ति कोरोना, तो किस प्रकार अपने आप को ये संभाल सकते हैं? जो आंसर रहेगा उससे पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं। सर हेलो। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपका नाम? बात कर रहा हूँ कर्नाटक से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा प्रॉब्लम है, मेरे भाई को थोड़ा वो सिर के अंदर एक कैंसर पेशेंट था मेरे साथ, सिर के अंदर एक गड्ढा था। ओके, वो गड्ढा क्या हुआ है, ऑपरेशन कर दिए 3 दिन में। ओके ओके, वो निकालते टाइम में पूरा नहीं निकाले, वो क्लीन से नहीं निकाले। अच्छा, अभी क्या हुआ है सर, वो 3 दिन में आप डिस्चार्ज करते हो, आप जाके दूसरे हॉस्पिटल जाओ बोले, निमेंस में। ओके, कहाँ पे गए? निमेंस सर, बैंगलोर। नेम्स बैंगलोर, बैंगलोर कर्नाटक सर, बैंगलोर। यस यस। बाद में वो क्या हुआ सर, छाती के अंदर ब्रेस्ट के अंदर 4 स्टेज को चल गया सर। 1 महीने के अंदर 4 स्टेज को चल गया सर कैंसर। अच्छा, अभी बोल रहे हैं वो क्या बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं हम गारंटी नहीं दे सकते, वो आप फ्लैश कुछ कराते हैं, करंट देते ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं। ओके, ये पेशेंट क्या हो रहा है, वो दिन को भी गिर रहा है, उसका तो कम से कम 40 साल के अंदर है जी। तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इसको कुछ ऑप्शन चाहिए था, मेरे को कुछ समझाना सर चाहिए था। देखिए, आपने जो कहा पहले उनका जो सर्जरी हुआ था पूरी तरह से नहीं निकाला गया है, तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो शायद बायोप्सी लिया होगा। हाँ। या फिर वो बीमारी क्या है, जब छाती में एक गांठ जो महसूस हुआ है वो क्या है जानने के लिए हम बायोप्सी अक्सर करते हैं, तभी हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो बायोप्सी लिया होगा और बायोप्सी का जो रिपोर्ट आया होगा उसके हिसाब से आपको शायद निम्हांस जाने को कहा होगा। और जैसे कि मैंने बताया, लंग जो कैंसर होता है बहुत डेंजरस और एग्रेसिव होता है, कभी कभी जल्दी वो ख़राब हो सकता है। जैसे आपको वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जो आप रेडिएशन दे सकते हैं, बिल्कुल जो स्टेज के हिसाब से उसको रेडिएशन दे के उसको छोटा किया जा सकता है ताकि उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका ख़राब ना रहे। ज़्यादा कहने के लिए मुझे उनका रिपोर्ट्स को खुद देखना होगा, खुद देख के मैं आपको ज़्यादा बता सकता हूँ। अभी जो आपने सवाल किया है उसके हिसाब से इतना कहूँगा कि आपको डॉक्टर ने रेडिएशन के लिए बोला है, रेडियोथेरेपी के लिए बोला होगा, जिससे वो स्टेज कैंसर को छोटा बनाया जा सके, कुछ श्रिंक किया जा सके। और इसके लिए कीमोथेरेपी भी अवेलेबल, जो इंजेक्शन दवाइयाँ होती हैं वो भी अवेलेबल है। अक्सर लंग कैंसर जो है सर्जरी करने का स्टेज नहीं हो पाता है क्योंकि वो पहले मालूम नहीं होता है, इसीलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इन सबको पहले पता किया जाए। जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कोरोना एंड कैंसर, तो यदि व्यक्ति को जो पहले से कैंसर से ग्रसित है, कोरोना अगर होता है तो किस प्रकार अपने आप को बचा सकता है या कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकता है इस सिचुएशन में? देखिए, आज के जो दौर पे बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। लोगों को अक्सर डाउट होता है कि कोरोना और कैंसर का क्या लिंक है। देखिए, कोरोना जो है हेल्दी इंसान को भी हो सकता है, कैंसर वाले इंसान को भी हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं हमें कैंसर है, क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, अगर कोरोना से बचना है तो कैंसर के लिए वैक्सीन तो कोरोना के लिए लेना पड़ेगा, चाहे उसको कैंसर हो या ना हो, आपको वैक्सीन लेना है। कैंसर है इसलिए वैक्सीन ना लेना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि आपको कैंसर है हम कैसे वैक्सीन लें। देखिए, तो मेरा पहला जो मैसेज ये है कि कोरोना का वैक्सीन सब के सब लें, चाहे उसको कैंसर हो या ना हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो है, कोरोना से कैंसर नहीं होता है, लेकिन जो लोग को कैंसर है, जो उनका जो बॉडी में इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों से बीमारी होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, कभी कीमो लेते हैं, तो शरीर में लड़ने का ताकत थोड़ा कम हो जाता है, स्ट्रेस होता है। तो इस वजह से कोरोना जब उनको होता है तो उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। ये एक कारण है, कैंसर और कोरोना के बीच में एक लिंक बोल सकते हैं। तीसरी बात, कोरोना से कैंसर है या नहीं, ये बीमारी तो अभी आई है, 1 या 2 साल हुआ है, तो फ्यूचर रिसर्च में हमको शायद जानने को मिले ऐसा है या नहीं, अभी बोलना संभव नहीं है।
यदि हम बात करें वी हैव अ वैक्सीन फॉर कोरोना, तो क्या कोई वैक्सीन है कैंसर की? क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो आज नहीं सुन रहे, कई सालों से सुन रहे हैं कि कैंसर है, तो क्या कैंसर के लिए कोई वैक्सीन है सर? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपने पूछा। हाँ, कैंसर के लिए वैक्सीन नहीं है। कैंसर से जो इन्फेक्शन कैंसर कर सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो हमारे खून से फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के वक्त में, या कोई जो ड्रग्स लेते हैं लोग जो अक्सर सेम नीडल्स यूज करते हैं, तो उससे किसी एक को अगर हेपेटाइटिस है तो यूज करने वालों को भी मिल जाता है। और सेक्सुअल इंटैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी इन्फेक्टेड लोग से दूसरे को फैल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन अवेलेबल है, हम बच्चों में पैदा होते ही उसका वैक्सीन लगाते हैं। जैसे कि हम बीसीजी टीबी के लिए लगाते हैं, उसी तरह इसका 3 डोज होता है। हेपेटाइटिस का वैक्सीन लेने से आप हेपेटाइटिस बी से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको उससे लिवर कैंसर, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से लिवर डैमेज होता है, सिरोसिस होता है और लिवर कैंसर होता है, तो इससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात, महिलाओं में जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर जो है एक वायरस इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, उसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। तो ये वायरस से बहुत क्लोजली लिंक है सर्विकल कैंसर। ये वैक्सीन, इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, तो इस तरह इससे भी हम बच सकते हैं। जनरली जब हम सुनते हैं कैंसर, तो हम व्यक्ति का जो निधन होता है वो सुनते हैं, न्यूज़ आता है कि हाँ इनका जो है कैंसर से डेथ हो गई। तो अक्सर ये होता है कि जनरली 3rd and 4th स्टेज में जब व्यक्ति होता है तभी हम सुनते हैं कि हाँ इनको कैंसर है करके। तो क्यों ये मतलब गैप होता है कि जब स्टार्टिंग स्टेज होता है तब पता नहीं चलता है, 3rd and 4th स्टेज में हम जाके ढूंढते हैं कि हाँ जो व्यक्ति है उनको जो है कैंसर हुआ है? ये क्यों होता है ऐसे? आपका सवाल ये है कि अक्सर कैंसर बहुत देर से डायग्नोस होता है, स्टेज 3 हो गया या स्टेज 4 हो गया, और ये बहुत सही बात है। अक्सर हम कैंसर को खराब स्टेज में देखते हैं, 3 या 4 में देखते हैं। तो इसका कारण ये है कि कैंसर एक साइलेंट बीमारी है। जैसे मैंने कहा कि पेन नहीं होता है तो लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब पेन नहीं होता है कोई छाती में या कोई जगह में शरीर में कोई गांठ होती है, जब पेन नहीं होता है तो आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। कभी आपको डाउट लगता है कि आपको बहुत थकान महसूस हो रहा है, या आपको खाने में मन नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से खाने पे मन नहीं कर रहा है, वेट कम होता जा रहा है आपको कभी कभी इतना दर्द होता है कि आप कभी कोई दवाई लेके भी कम नहीं हो पा रहा है, जैसे जॉइंट पेन हो गया जो बोन कैंसर में हो सकता है। ये सब सिम्टम्स देख के आपको भी लग सकता है कि यार मुझे भी ये सब तो है। देखिए, कैंसर का सिम्टम्स कोई आम बीमारी की तरह भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारा वीकनेस, फैटिग, खून का कम हो जाना, तो हमको भी वीकनेस लगता है, तो हम सोचते हैं कि ये तो छोटा मोटा कोई भी कारण हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको कैंसर है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग डर जाएंगे कि यार हमें भी कैंसर है। नहीं, जब आपको ये सब सिम्टम होता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, आप रेलेवेंट टेस्ट करवाइए, और अगर टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, अब बीमारी नहीं है, तो आप सेफ रहेंगे और आपको आपका जो सिम्टम है, जो वीकनेस है, इसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं सिम्टम्स को, और आके डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, उनको जो कभी ब्लड जाता है, देखिए ब्लड जाना, शौच में ब्लड जाना सिंपल सा एक पाइल्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसको एक बार डॉक्टर को दिखाएं कि ये तो नहीं है। समझ गए? जैसे कि आपको कफ है, खांसी है, बहुत दिनों से खांसी हो रही है, पता नहीं चल रहा है क्या है। टीबी भी हो सकता है, जो कि पूरा ट्रीटमेंट उसका अवेलेबल है, लेकिन वो कैंसर का भी कारण हो सकता है। जैसे कि अब एक दर्शक ने अभी कॉल किया था कि उनको लंग का प्रॉब्लम है, तो उनको कुछ पता भी नहीं था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी ऐसा सिम्टम्स हो, डाउट हो, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आप मिलिए और फर्दर टेस्ट कराइए, ताकि हम ये साइलेंट किलर जो कैंसर है उसको हम पहले ढूंढ सकते हैं, या फिर वो बनने से पहले ढूंढें, ताकि हम उसका अच्छा इलाज कर सकें। एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं पैलेटिव केयर, बहुत महत्वपूर्ण हम समझते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को जब कैंसर होता है या कोई बीमारी होती है तो उसका जो सराउंडिंग्स होता है वो बहुत एक अनिवार्य रूप बनता है कि किस प्रकार वो उसको मोल्ड करता है। सो पैलेटिव केयर क्या होता है और इतना इम्पोर्टेंस क्या होता है ये केयर का, पैलेटिव केयर का क्या होता है सर? देखिए, पैलेटिव केयर जो एक कॉन्सेप्ट है, जो बहुत लोग उसके बारे में जानते नहीं कि पैलेटिव केयर आखिर होता क्या है। जी। अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो एंड ऑफ केयर बोलते, एंड ऑफ लाइफ केयर, जो इंसान की ज़िंदगी के लास्ट क्षणों में भी उनका पूरा केयर किया जाए। ऐसे नहीं कि इसको कैंसर है अब तो कुछ नहीं कर सकते, इसका ज़िंदगी ख़त्म, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक
कोट है जो अंग्रेजी में बोलते हैं, देयर मे बी लिमिटेशंस टू क्योर बट देयर आर नो लिमिटेशंस टू केयर। तो हम लोगों को जब कैंसर ग्रसित होने से भी हम उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं, उनका जो लाइफ है, उनका क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है उसको हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं। हमारे लोग जो है सोशलाइज करें, रिलेटिव्स उससे मिले, बात करें, उनके फ्रेंड्स मिले। दूसरा जो कैंसर पेशेंट्स है जब साथ मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे का दर्द बांटेंगे, तो उनको अपने आप में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन जाता है और ये काफ़ी गहरा दोस्ती होता है। जो ये सब पैलिएटिव केयर का एक सेंटर होता है, पैलिएटिव केयर यूनिट जो कहते हैं, वहाँ पे सारे टर्मिनल पेशेंट्स को, सिर्फ कैंसर ही नहीं, ऐसा कोई बीमारी से कोई इलाज नहीं है, सारे लोग वहाँ आपस में मिलते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनको दर्द के लिए दवाई होती है कि लास्ट में भी उनको कोई दर्द ना हो। उनको खाने पीने के लिए अगर तकलीफ होता है तो IV चला सकते हैं, कुछ ट्यूब डाल के उनको खाने का रास्ता बना सकते हैं। और जो सोशलाइज करते हैं, और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आकर उसमें बहुत सारा फंडिंग देते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आकर इनसे मिलते हैं, इनका प्रोत्साहन करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पैलिएटिव केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। आज हमारे देश में लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, तो इनको इनके बारे में मालूम नहीं है। ये अपने घरों में रहते हैं, सोचते हैं कि अब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, अब क्या करें, घर में बैठते हैं, तकलीफ सहते हैं, तो सोशल बर्डन होता है, इकोनॉमिक बर्डन होता है। तो इस वजह से पैलिएटिव केयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कैंसर पेशेंट्स का लाइफ को बदल देता है, उनका लाइफ में आउटलुक, आगे जीने का जो है पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में लेके आता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पैलिएटिव केयर को समझें, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे आइलैंड्स में भी आएँ, ताकि, और मैं चाहूँगा कि इसमें जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें जुड़ें और इनमें काफ़ी सहयोग दें। जी, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल होता है। जो कुछ हमें चाहिए हम गूगल में टाइप करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है, तो उसे हम देखते हैं। यूट्यूब हो गया, हमने वीडियो का नाम टाइप किया या लिंक को क्लिक किया तो हमें वो वीडियो दिख जाता है। कई सारे दोस्तों के बीच में हम बैठते हैं, कई सारे रिलेटिव्स के बीच में हम बैठते हैं, तो हम जब डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि ये इसका सिम्टम्स हो सकता है कि क्योंकि फलाना एक व्यक्ति को जो है ये हुआ था, उनको भी यही सिम्टम्स था, तो इस वक्त जो है हम साइकोलॉजिकली थोड़ा से ग्रसित हुए, हाँ मुझे भी ये सिम्टम है तो क्या मुझे भी ये हो सकता है। सो कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का एक व्यक्ति को ये जो कैंसर बीमारी इसको लेते हुए हम कैसे देख सकते हैं इसे? देखिए, आपने 2 इम्पोर्टेंट सवाल किया। एक है जो सोशल मीडिया का, इंटरनेट जो है उसका इम्पैक्ट, दूसरा बात है हमारा सोशल सर्कल, जो फ्रेंड से हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं कहना चाहूँगा, आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो एरा में हम लोग हैं, जब फोन्स में, इंटरनेट्स में विद इन अ क्लिक एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपने एक टाइप किया, आपको मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया। क्या ये इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं? क्या ये इन्फॉर्मेशन हम कैंसर या हमारे मेडिकल इश्यूज़ के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा जवाब पूरी तरह से ना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है, क्योंकि गूगल में या जो सर्च इंजन है, आप सर्च करते हैं उसमें जनरली कुछ चीज़ बताते हैं, और आप कुछ भी सर्च करेंगे अल्टीमेटली आप कैंसर में पहुंच जाते हैं। जी। अगर आप टाइप करेंगे वीकनेस का, सिंपल वीकनेस का, किसी को बहुत थकान महसूस हो रहा है, आपको एक लिस्ट में कैंसर भी मिल जाएगा। तो ऐसे में लोग जो है इंटरनेट में जुड़ जाने के बाद उनकी जो माइंड में एक आइडिया बैठ जाता है कि हाँ मुझे कैंसर भी हो सकता है, और ये आइडिया इतना इन्फेक्टिव है कि इसको दिमाग से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर ये व्यक्ति जो है बहुत एंग्जाइटी, डर हो जाता है, डरता है, कई लोगों से इसके बारे में डिस्कस करता है, कुछ लोग कुछ कहेंगे और कुछ और डाउट्स बढ़ जाते हैं, और ये फर्दर बहुत सारे ब्लड टेस्ट करते हैं, बहुत सारे इमेजिंग टेस्ट करते हैं, काफ़ी हज़ारों पैसा खर्चा करते हैं। मैंने खुद कई पेशेंट को देखा है। तो मेरा सवाल ये है, मेरा कहना ये है कि जब आपको डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। गूगल एक डॉक्टर नहीं है, आप सिर्फ सवाल डाल सकते हैं, वो आंसर जो भी दे सकता है, जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप गूगल के, गूगल ही नहीं, इंटरनेट पे पूरी तरह से आप ट्रस्ट ना करें कोई भी बीमारी के लिए जानने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन आप उसको अपने डॉक्टर से बात करके उस इन्फॉर्मेशन को आप कोरिलेट कीजिएगा। ब्लाइंडली, पूरी तरह से कंप्लीटली इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करने से आप ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, मन में कन्फ्यूजन होता है, डर हो जाता है, और इससे हमारा जो है लाइफ का जो क्वालिटी है कम हो जाता है। जबकि आपको कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता है, कई बार में कैंसर तो होता ही नहीं है, लेकिन जो डर से इंसान जीता है और वो बढ़ते रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप
ऐसे कुछ भी डाउट हो तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं आपके पास की, जो डॉक्टर्स हो सकता है, फैमिली डॉक्टर्स हो सकता है या स्पेशलिस्ट हो सकता है, आप उससे बात कर सकते हैं। जी, एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम विजय है सर, मैं पूर्व सैनिक हूँ जी। मेरा 60 साल उम्र हो गया है। ओके। मेरा माँ का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, क्योंकि मैं तो ड्रिंक्स और स्मोक का ग्रहण करते हैं, तो मेरे को कैंसर हो सकता है? ओके जी, आपका सवाल है कि आपके मदर को था। मदर को क्या हाँ, कैंसर था? क्या कैंसर था? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर था। आपकी उम्र कितनी है? मेरे 60 साल और 60। देखिए 60 जी, उम्र। जी। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में हो सकता है, बेसिकली, है ना? नहीं सर। या फिर आपको कुछ और कैंसर हो सकता है कि नहीं, या इसके अलावा, है ना? वही सर। या देखिए, एक पहली बात कि जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में होता है, लेकिन वो मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन उसका जो इंसिडेंस है, यानी कि जो चांसेस है, बहुत 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 कम है। मर्दों में बहुत कम परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन मर्दों में भी हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आपके मदर को कितनी उम्र में डायग्नोस हुआ था? कितने उम्र में ये बीमारी मालूम हुआ था? हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, नहीं, मैं उनसे ये जवाब फिर भी देना चाहता हूँ कि अगर आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम आयु में हुई थी, 40 से पहले, तो मैं समझूंगा कि उनको जेनेटिक एक कारण हो सकता है। इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर होने वाले को पेट का कोलन कैंसर वगैरह होने का चांस रहता है। तो इसके लिए आप जाकर डॉक्टर से मिलें, टेस्ट कराएं। एंडोस्कोपी करने से आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपको कोलन कैंसर है या नहीं। तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर से मिलें, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें या आपके बगल के डॉक्टर से मिलें और उनसे सलाह लें। अगर आपको कुछ सिम्टम्स है, पेट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स है, तो आप उसका स्कैनिंग कर सकते हैं, इसका एंडोस्कोपी कर सकते हैं और इससे पूरा तरह से मालूम हो जाएगा कि आपको ऐसा है या नहीं। लेकिन ऐसा कम्प्लीटली हो सकता है कि आपको कोई कैंसर ना हो। क्योंकि आपने सवाल किया है, इसलिए टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे हम बात कर रहे थे, आपने गूगल या इंटरनेट के बारे में कह दिया, अब हम बात करते हैं रिलेटिव्स एंड जो फ्रेंड सर्कल होता है, इनका कितना बड़ा एक योगदान रहता है? देखिए, ये अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई पेशेंट मेरे पास आता है और कहता है कि सर, मेरा जो एक रिलेटिव था उसको बैक पेन होता था, पता चला उसको पेट का कैंसर हो रहा था, मुझे भी बैक पेन हो रहा है और मैंने ये सारे टेस्ट करा दिए। तो ऐसा क्या है कि हम हर चीज़ को एक में फिट करने की कोशिश करते हैं। अभी किसी इंसान को बैक पेन हो गया, बैक पेन का हज़ारों कारण है, उसमें से बहुत कम जन, हज़ारों में एक को शायद वो कैंसर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको कैंसर है। तो ये जो एंग्जाइटी है, किसी और को ऐसा हुआ है इसलिए मुझे भी ये है, ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत कॉमनली देखा गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग जो है कुछ ट्रीटमेंट लेके उनका वो ठीक हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि हर बीमारी के लिए वही ट्रीटमेंट ले। तो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी और को कुछ सिम्टम्स हुआ है और उसको कैंसर हुआ है, तो आपको अगर सेम सिम्टम्स है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। आप उनसे पहले मिलिए, इससे पहले कि आप सारे टेस्ट करवा दें, आप जाकर मिलिए और वो आपको समझाएंगे कि आपको ये कैंसर है या नहीं, ये चांस है या नहीं। क्योंकि हम हिस्ट्री लेते हैं, जब हम पेशेंट हमसे मिलते हैं तो हम पहले उनसे थोरो हिस्ट्री लेते हैं, हमसे मालूमात हासिल करते हैं कि आपको क्या सिम्टम रहा है, कैंसर का क्या कोई और सिम्टम आपको है या नहीं। उसके बाद हम फिजिकली आपको जांच भी करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपको कैंसर है बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बोला नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप डॉक्टर से मिलिए, बात करिए, डॉक्टर आपको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, ज़रूरत का कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको बोल सकता है कैंसर है या नहीं। जी, हमारा जो समय वो इस वक्त बहुत निकल रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षिप्त में आप उन्हें एक संदेश दें सर। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि कैंसर एक बीमारी है जिसको हम अपने लाइफस्टाइल के मोडालिटी से, जो प्रिवेंटेबल कॉजेस हैं, उससे कई हद तक हम लोग इससे बच सकते हैं। जैसे कि
रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम करना, योगा कर सकते हैं। आप जो है धूम्रपान, स्मोकिंग अवॉइड करना, पान कम करना, खाने का जो चर्या है ओवर ईटिंग ना करें, ओबिसिटी कम रखें, हेल्दी फूड्स खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन अच्छे से करें, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद करती है। तो और जिसको ओबिसिटी है वो एक्सरसाइज करें, और जो बीमारियां हैं, कुछ डाउट्स हो, आप अपने डॉक्टर से बात करें, सलाह लें और रेगुलर चेकअप कराइए। जैसे हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, हम गाड़ी को रेगुलर चेकअप कराते हैं, भले ही गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, हम सर्विसिंग कराते हैं। जी, जी, हमारे शरीर जो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम उसका बारे में रेगुलर चेकअप नहीं कराते, रेगुलर टेस्ट नहीं कराते। तो मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलरली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बॉडी का चेकअप कराएं, और इस बीमारी से बचने में हमारा और आपका दोनों का सहयोग ही इसको बचा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत ही एक अच्छे रूप में आपने समझाया किस प्रकार हमें समझना है कि ये बीमारी क्या होती है, किस प्रकार इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। तो दर्शकों, इस वक्त हम समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। इसी कारण से दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर जो है इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर आया हुआ है, ताकि आप घर बैठे ही, यदि आप हमें इस वक्त टीवी पर ना देख सके तो कई प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमें देख सकते हैं। जिस प्रकार इस वक्त हम ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हमारा ट्विटर हैंडल दिया रहा है @DDK_पोर्ट ब्लेयर, फेसबुक ID हमारा है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, यूट्यूब चैनल हमारा है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को लेते हुए या कोई भी अन्य कार्यक्रम DD पोर्ट ब्लेयर का जो भी है, यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव हमें इस पते पर दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102 हमारा पिन है। ईमेल ID है hopddkportblair@gmail.com। अंत करने से पहले मैं स्टीफन हॉकिंग्स, आपने इनका नाम जरूर जाना होगा। मात्र 22 साल की उम्र में इन्हें ऐसी एक बीमारी हुई थी, बहुत विचित्र बीमारी हुई थी जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी जो आयु है बहुत कम समय के लिए रहेगी, और उसके बाद इन्हें व्हीलचेयर में रख दिया गया था। 76 साल तक ये जिंदा थे, 76 साल तक ये जिंदा थे, और विज्ञान में इनका एक अलग ही एक रोल है। विज्ञान इनको बहुत ऊंचे स्तर पर रखता है। इनका कहना है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें भी सफल हो सकते हैं। तो इनकी इन बातों के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगा। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।